मैं पवन भड़ाना कॉर्पोरेट एचआर करियर काउंसलर आज शुरुआत करने वाला हूं कि आपका प्लेसमेंट या सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। क्या सबसे बड़ा रीज़न होता है, क्या आपको पता है? क्या आपका स्किल्स की वजह से आप सेलेक्ट नहीं हो पाते? क्या आप नॉलेज की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते? क्या आप अपने रिप्रेजेंटेशन स्किल की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते? क्या जो आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछता है उसकी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते? या फिर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते, इस वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते? तो आपका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है कि आपने खुद का कभी सेल्फ असेसमेंट किया है कि आपका सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? क्या आप रिटन निकाल सकते हैं? क्या आप इंटरव्यू निकाल सकते हैं? तो सबसे बड़ा जो इसके पीछे जो मेरा खुद का मानना है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। और जिसने आज का वीडियो देख लिया, CTC 21C पर एक लेक्चर आज देने वाला हूं मैं। मीन्स 21 MNCs का एंड टू एंड प्रोसेस बताऊंगा इस विद इन 15 डेज। और आज मैं सबसे पहले जो कंपनी पकड़ के चल रहा हूं वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। लिख के ले लो, रिटन में दे सकता हूं आप लोगों को। अगर आज का वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो 90% सिलेक्शन आज ही हो जाएगा आपका। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, अगर आपको जीतना है तो जीतने के लिए आपके सारथी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सारथी बहुत अच्छा है, आपका मेंटर बहुत अच्छा है, तो 99% आप जीत जाते हैं। उसी दिन जीत जाते हैं जिस दिन आपने एक अच्छा मेंटर आपके पास है। क्योंकि आपको इंडस्ट्री की नॉलेज ही नहीं होती है, आप सिर्फ कॉलेज तक रहते हैं, कॉलेज की सीमित नॉलेज होती है। आपको यही नहीं पता होता है कि कौन सी MNC के अंदर कब फॉर्म निकलते हैं, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, क्या इनका सिलेबस है, कैसे हमने करना है, HR के साथ, HR के इमोशंस के साथ हमें कैसे खेलना है। आपको नहीं पता टेक्निकली क्या पूछा जाता है, नॉन टेक्निकली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता है। और इसी वजह से, क्योंकि आपके पास कोई सारथी नहीं है, आपके पास कोई अच्छा मेंटर नहीं है उस इंडस्ट्री से, तो 21 सीज पर मैं काम करने वाला हूं। 21 MNCs विद इन 15 डेज। डेली मेरा एक वीडियो आएगा 15 डेज के अंदर, और कुछ दिन मेरा दो वीडियो आने वाला है। दो MNCs पे मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं एंड टू एंड। आज का वीडियो करीब 45 मिनट का वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं TCS के अंदर तक पहुंचने वाला हूं। अंदर तक आपको प्रोसेस बताने वाला हूं, कैसे आपको TCS NQT को कैसे क्वालिफाई करना, क्या इसका सिलेबस है, इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कहां से करें, रिटन टेस्ट के अंदर क्या क्या सिलेबस है, कहां से इसको पढ़ें और कैसे इसकी तैयारी करें, फ्री रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे। तो आपको इसकी मैंने स्लाइड बनाई हुई है, वीडियो पूरा देखना। और एक चीज और ध्यान रखो, जब आप दूसरों का भला चाहते हो तो आपका खुद का भला भगवान खुद करता है, मेरा ये मानना है। और मेरा सिलेक्शन हुआ था TCS के अंदर, बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में, मेरा बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, बट मैं दूसरों का भला करता था, मेरा भला हो गया। तो वैसे ही आपको भी दूसरों का भला करने का सोचना है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजना है। और जब आपका वो न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा ही होगा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन वाला, मैं तो यही मानता हूँ, जब आप दूसरों का भला होगा तो भगवान आपका खुद भला करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और एंड तक रुके रहो। आज TCS के पूरे पन्ने खोल के रख दूंगा। ऐसा वीडियो ना तो आज तक YouTube पर आया है और ना ही आएगा। आ तो सकता है, कॉपी कर सकते हैं लोग, लेकिन अभी तक नहीं आया। पूरा बताने वाला हूँ एंड टू एंड। मैंने भी ज्वाइन किया था TCS 2012 और 13 के अंदर, तो आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, आपका CV कैसे स्ट्रांग होना चाहिए, इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूअर के इमोशंस के साथ कैसे खेलना है, आपको इंटरव्यू से कैसे अपना जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को कैसे आपको प्रिपेयर करना है ताकि इंटरव्यूअर आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे, आपको अपना CV कैसे स्ट्रांग करना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको करने हैं। तो आज सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। बने रहो, अभी एंड तक बने रहना, ठीक है? चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लो यार, आग लग जाए ना। कोई हैचान नहीं बोलता होगा आज तक, आज मैं आग लगाने वाला हूं, ठीक है? एंड तक बने रहिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठना आप लोगों को आज, और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको समझ ना आए, या फिर हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, उनको नहीं लिखना। लेकिन जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उनको आज आप के लिए लिखना है, क्योंकि पूरा एंड टू एंड प्रोसेस बताने वाला हूँ।
प्लानिंग पूरा बताने वाला हूँ, कैसे आपको आज से प्लानिंग करनी है, आज से नहीं अभी से, जब आप वीडियो देख रहे हैं तब से आपको कैसे प्लानिंग करनी है, इस पे सभी पे मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और टीसीएस के अंदर चाहे आप कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, चाहे बीटेक कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, या वॉट एवर, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, हर किसी को टीसीएस हायर कर रहा है। और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ टीसीएस एनक्यूटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन एंड टू एंड आपको बताने वाला हूँ। चलो चलते हैं। तो टीसीएस एनक्यूटी के बारे में सबको पता ही होगा, जनरली एक टेस्ट होता है जिसके बेसिस पर टीसीएस अपने अंदर फ्रेशर्स को हायर करता है। और 3 प्रोफाइल होती हैं इसके अंदर, आपको आइडिया होगा ही। पहला प्रोफाइल हम निंजा बोलते हैं। निंजा में जनरली टीसीएस उन बच्चों को लेता है जिनको कोडिंग का कम नॉलेज होता है। दूसरा हमारा डिजिटल प्रोफाइल होता है। डिजिटल प्रोफाइल में उनको टीसीएस लेता है, लिखते रहो यार, जो बच्चे न्यू हैं वो लिख लो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, प्लेसमेंट तो आपको चाहिए, तो आपको आज से ही लिखना है, प्रिपरेशन आज से ही करना है। देखिए, इजराइल ऐसे युद्ध नहीं जीतता है, इजराइल प्लानिंग के साथ जीतता है। और अगर आपने जिस दिन प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया ना, 90% युद्ध उसी दिन जीत जाओगे। तो अपना प्लानिंग आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका प्लानिंग स्ट्रांग नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आज इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। टीसीएस का प्लेसमेंट के बारे में बताऊँगा, फ्री एनक्यूटी क्या होता है, पेड एनक्यूटी क्या होता है, उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपको गाइड दूंगा कैसे आपको कैसे क्रैक करना है फ्री एनक्यूटी को, कब आपका फ्री एनक्यूटी होने वाला है, 2025 में कब होगा, उसके बारे में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ आपको। स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपको स्टडी प्लान कैसे बनाना है अपना, क्योंकि होता क्या ना, अब आपको प्रोसेस पता लग गया कि मेरे को टीसीएस का ये प्रोसेस है, तब फॉर्म आने वाला, तब रजिस्ट्रेशन है। अब मेरे को पढ़ना कैसे, मेरे को सिलेबस क्या है, मेरे को कहाँ कहाँ से फ्री रिसोर्स मिलने वाले हैं, मेरे को क्या कोई पेड कोर्स भी परचेज करने की ज़रूरत है, उस पर सभी पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत लंबा होगा, मोर देन 45 मिनट्स का होने वाला है, तो बने रहो यार। जिसने आज एंड तक देख लिया ना, तो इसका मतलब है टीसीएस में आपका प्लेसमेंट पक्का है, लिख के ले लेना, क्योंकि आज प्लानिंग पे मैं बात करने वाला हूँ। और जिन लोगों की प्लानिंग स्ट्रांग होती है ना, सक्सेस तो यार ऐसी आ जाती है, प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको फ्री रिसोर्स कहाँ से मिलने वाले हैं, आपका स्टडी प्लान कहाँ से है, टिप्स, मतलब इंटरव्यू की और रिटन टेस्ट की क्या क्या टिप्स हैं, उसके बारे में मैंने बहुत लंबा चौड़ा। मेंटरशिप क्यों ज़रूरी है यार, मेंटरशिप क्या मैटर करती है फ्री एनक्यूटी के लिए। आपको इंडस्ट्री का से आपका एक सारथी होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, उस पर बहुत लंबा चर्चा की है मैंने। इंटरव्यू की ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं यार जो कोई नहीं बताएगा आपको, लिख के ले लो, लिख लो, कोई नहीं बताने वाला। ऐसी ऐसी चीज़ें आज मैंने दी हैं इंटरव्यू के बारे में, कि अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है ना, तो आपको देखो, मैं अगर इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ ना, और अगर आपको मेरे इमोशंस के साथ खेलना सीख लिया इंटरव्यूअर के साथ, तो इंटरव्यूअर आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछने वाला है। याद रखना, इंटरव्यूअर कभी अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। अगर आपको ये चीज़ गेम आ गया, और जब आप आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको आंसर्स आते ही होंगे। ठीक है, तो इस पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। आईटीएफ सबने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल टेक्निकल फेडरेशन। एमएनसीज के लिए क्या मैंडेटरी है, अगर मैंडेटरी है तो क्यों मैंडेटरी है, क्या हमको लेना चाहिए इसका सर्टिफिकेशन, क्या मेंबरशिप लेनी चाहिए, क्या क्या फ़ायदे, सब पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलो वन बाई वन हम डिस्कस करने वाले हैं। टीसीएस एनक्यूटी का मैं प्रोफाइल के बारे में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कि जो इसकी प्रोफाइल है टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। तो देखो, दो तरीके की एनक्यूटी है, एक पेड है, एक फ्री है। पेड एनक्यूटी से आपका कभी सिलेक्शन नहीं होता है, आपको सिर्फ ये पता लगता है कितने पानी में हैं आप। कुछ लोगों को टीसीएस पेड एनक्यूटी के बेसिस पर इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल कर लेता है, लेकिन उसमें 100% गारंटी नहीं होती है कि कॉल आने ही आना है। लेकिन फ्री एनक्यूटी के अंदर, अगर आपने फ्री एनक्यूटी जो भी होने वाला ऑफ कैंपस के लिए होगा, करीब 40,000 वैकेंसीज हैं, बहुत होती हैं, बहुत कम नहीं है। तो 40,000 वैकेंसीज, मतलब सिलेक्शन इस बार प्लेसमेंट करेगा टीसीएस, 40,000 बच्चों को लेगा, तो बहुत है, कम नहीं है। तो इस बार करीब करीब आपको 40,000 जब ले रहा है ना, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो टीसीएस तो आपको क्रैक कैसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे। अगर टीसीएस नहीं क्रैक कर पाए तो फिर मुझे नहीं यूज करना चाहिए, मैं एक एचआर हूँ, घंटा कुछ नहीं कर पाओगे यार। सबसे आसान होता है टीसीएस का, सबसे आसान होता है। ठीक है, बस प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और
एक बार ही अगर कोई जॉब आपके फाइनल ईयर में आते आते आपके हाथ में होती है ना, तो बहुत सारी जॉब आपके हाथ में होंगी। अगर एक भी हाथ में नहीं है तो आप इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने देखा है, जब हम लोगों के, मेरे बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलते भी हैं, अभी बहुत सारे बच्चे मेंटरशिप भी लेते हैं मेरे से, और जिन्होंने मेंटरशिप ली हुई है ना, 100%, मैंने लास्ट टाइम भी करीब 109 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है जिन्होंने मेंटरशिप ली हुई थी, और 109 ही बच्चों ने मेंटरशिप ली हुई थी। तो मैं आपको ये बोल के चल रहा हूँ कि अगर आप टीसीएस नहीं फोड़ सकते ना, टीसीएस का नहीं निकाल सकते, तो बाकी तो बहुत टफ है। सबसे आसान होता है, सबसे आसान, बस प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें मैंने आपको बताया कि एक फाउंडेशन सेक्शन होता है। ये अभी सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 3 प्रोफाइल होती है, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। तो इसमें अभी पैकेज की भी बात करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, लिख लो। फाउंडेशन में आपका जो, अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस आपका रीजनिंग वगैरह आता है, एप्टीट्यूड आता है, बेसिकली 75 मिनट्स का होता है, वो मैंने अभी डिटेल में आपका बताया हुआ है। आपका एडवांस के अंदर कोडिंग आती है, और एडवांस के अंदर जो एप्टीट्यूड की भी कह सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। और इसमें एक 90 मिनट्स और 25 मिनट्स, 2 सेक्शन होते हैं इसके अंदर। करीब अगर टोटल ओवरऑल मिला लें तो 180, वैसे तो 180 बोला जाता है, लेकिन 190 मिनट्स के करीब आपको मिलते हैं। ड्यूरेशन 180 ही होता है, लेकिन 190 मिनट्स मिल जाते हैं आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। पैकेज मैं आपको बता चुका हूँ, निंजा का 3.36 पैकेज होता है। किसके लिए? यूजी के लिए, जो अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इसका 3.5 होता है। डिजिटल के अंदर जो पैकेज होगा वो 7 लाख का होता है, और 7.3 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 9 लाख प्राइम में होता है, और करीब 11 लाख आपका पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है। तो ये पैकेज है। 11 लाख कोई पैकेज बेकार नहीं है, 9 लाख कोई पैकेज नहीं है। आप कहते हो टीसीएस अच्छा पैकेज नहीं दे रही है, अरे 9 लाख का पैकेज दे तो रही है आपको, और क्या चाहिए? आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए उतना। और कैलिबर की मैं मानता हूँ कैलिबर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़रूरत है तो वो प्लानिंग की है, और अगर आज आपने प्लानिंग कर ली ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम भी करोगे। अब जब प्लानिंग ही नहीं की है तो काम कहाँ से करना स्टार्ट करोगे, पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो प्लानिंग सबसे मैटर है यार, सबसे ज़्यादा मैटर करती है प्लानिंग। प्लानिंग आपकी अगर अच्छे से है, कोई भी युद्ध जीत लोगे। ये भी युद्ध ही है। प्लानिंग आपका बेटर होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपका मेंटर बहुत अच्छा होना चाहिए, इंडस्ट्री से मेंटर अच्छा होना चाहिए। कई बार आप डिप्रेशन में जाओगे, डीमोटिवेट होगे, अपने मेंटर से डिस्कस करोगे, वो पुश करेगा आपको। अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपको, आपने कोडिंग करना स्टार्ट किया, मेरे को यार नहीं आ रहा, एरे नहीं आ रहा, लिस्ट नहीं, मतलब आपको जब नहीं आ रहा तब आप मेंटर से डिस्कस करोगे, और मेंटर इसीलिए होता है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, इसके लिए मेंटर की बहुत जरूरत है। आपकी प्लानिंग कैसे, वो आपको पूरा प्लान बना के देगा कि इस टाइम पे ये करना है। आपका सेल्फ असेसमेंट करेगा। सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैंने अभी काफ़ी लंबा चौड़ा चीज़ें की है। तो ये मेरा सिलेबस है, ये लिख लो ये सारी चीज़ें। आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है, इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। ये सारा सिलेबस टीसीएस के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज से आते हैं, कहाँ से पढ़ना, एंड तक बनेगा, वो सारा बताया मैंने एंड में। एंड अब वो कहाँ बताया, क्या टाइम पीरियड है, वो मेरे को भी नहीं पता, एंड तक वीडियो देखना आपको। ये सारे टॉपिक्स लिखो, सिलेबस। और एक चीज़ और बता दूं, नेट पे मिल जाएगा, लेकिन जब आप टॉपिक्स लिखते हो ना, तो आधी चीज़ें आपकी इमेज माइंड में बनती है, ठीक है। तो आधी चीज़ें आपकी तभी क्लियर होती है जब आप लिखना लिखना स्टार्ट कर देते हो। तो चीज़ों को लिखने की आदत डालो। ये नहीं है नेट पे लिया आपने, नोट पैड में डाल दिया, नोट पैड में डाल के फिर हाँ जी देखेंगे। इन चीज़ों को जब लिखोगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। प्लानिंग लिख के बनानी है, लैपटॉप में नहीं बनानी है, याद रखना। डेस्कटॉप के अंदर नोट पैड पे नहीं बनानी है। जो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, पहले पेपर पे होना चाहिए, पेपर के बाद आप बना सकते हो। जब आप पेपर में चीज़ें लिखते हो, आधी चीज़ें आपको, मतलब मैं ये कह सकता हूँ पेपर बहुत ही मैंडेटरी है, पेपर के अंदर आपको प्लानिंग करना। ये सारा सिलेबस है, आप सिलेबस बहुत है इसका, छोटा सिलेबस नहीं है। लेकिन आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पर वर्कआउट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना, मैंने सारा बताया हुआ है, ये पूरा सिलेबस है, आप देख रहे हैं। कोडिंग के अंदर क्या क्या, रीजनिंग एबिलिटी, ये सारे जितना भी है ये सारा सिलेबस आएगा। सिलेबस कम नहीं है, सिलेबस बहुत है। रीजनिंग के अंदर है, कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग के, ये आप देख रहे हैं ना। एडवांस क्वांटिटेटिव जो एडवांस एप्टीट्यूड है उसके अंदर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। ये सारा सिलेबस आपको करना पड़ेगा।
और ये विद प्लानिंग करना पड़ेगा। ये लिख लो सारा, वीडियो रोक रोक के लिखो। मैं बताऊंगा और थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं। सिलेबस प्लानिंग आपको करना, प्लानिंग कैसे करना वो अभी मैं बता रहा हूँ। कोडिंग से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इस पे कहाँ आगे देखेंगे थोड़ा सा आपको दिखेगा। एरे से क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्ट्रिंग से आ रहे हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा होगा यार, ठीक है। डीएस डेटा स्ट्रक्चर का पूरा सब्जेक्ट होता है सेकंड ईयर में, आई थिंक बीटेक में जब मैं पढ़ता था तब बीटेक में था। उसमें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। नंबर जो आपने पढ़े होंगे, पैलिंड्रोम, ये ड्रॉम, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके सिलेबस मैंने पूरा दिया हुआ है, आपको सारे लिंक दिए हुए हैं कहाँ से आपको कैसे पढ़ना है। बस वीडियो में कब बताऊंगा ये आपको समझ में आएगा, वीडियो एंड तक देखना। अब इसके अंदर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले एनक्यूटी कौन कौन दे सकता है ये आपको मैंने दिखा दिया है। बीटेक, एमई, एमटेक, एमसी और एमएससी, जिन्होंने आईटी के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर किया हो एमएससी, वो ही टीसीएस एनक्यूटी दे सकते हैं। एक वीडियो बनाऊंगा मैं बाकी कोर्सेज के लिए भी, एमबीए के लिए बनाने वाला हूँ, पीजीडीएम, आपका बीबीए, बीसीए, कब कब फॉर्म निकलते हैं, कैसे कैसे हायरिंग होती है, बीएससी आईटी या टीसीएस आजकल किसी को नहीं छोड़ रही है। समुद्र समझो इसको आईटी का, तो जॉब सबसे ज़्यादा टीसीएस के अंदर है, याद रखना। अगर यहाँ नहीं हुआ तो बाकी में तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाना है, ठीक है। मिनिमम 60% होना चाहिए, ये समझ लो। इसके लिए बहुत सारे बच्चे मुझे मेरे लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं कि क्या मेरा 59.99 है, क्या मेरा एलिजिबल हूँ? नहीं हो भैया, 60% होना चाहिए, या तो 60% या 6 CGPA होना चाहिए, तभी टीसीएस के अंदर बैठ सकते हो, अदरवाइज नहीं बैठ सकते, ठीक है। एज रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 28, ठीक है। बैकलॉग, जब आप पेपर दे रहे हो उस टाइम पे, जब भी एग्जाम दे रहे हो, एक एक्टिव बैकलॉग आपकी कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। लेकिन जॉइनिंग टाइम पे आपकी सारी बैकलॉग क्लियर होनी चाहिए जॉइनिंग से पहले, ठीक है, जब भी जॉइनिंग आती है। एजुकेशन गैप चलेगा, बिल्कुल चलता है, 24 मंथ्स, मतलब 2 साल का आपका एजुकेशन गैप होना चाहिए, या तो कोई हेल्थ रीजन होना चाहिए, या फिर आपने किसी भी पेपर के एग्जाम की तैयारी की हो। अगर 23rd मंथ भी है वो भी कंसिडर नहीं होगा, 23 मंथ भी, थर्ड का मतलब तो कुछ और हो जाता है, ठीक है। फ्री एनक्यूटी और पेड एनक्यूटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्री एनक्यूटी आपका प्रॉपर रिक्रूटमेंट के लिए होता है, पेड एनक्यूटी में बहुत सारी कंपनीज के लिए एक तरीके से कह सकते हो टीसीएस कोचिंग कराता है, ठीक है। और ये मैंडेटरी नहीं है कि जिन्होंने पेड एनक्यूटी दे लिया उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन फ्री में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तब आपका सिलेक्शन पक्का है। तो पेड में कुछ बच्चों को बुलाते हैं, कॉल मैसेज मेल जाते हैं आप लोगों को जिन्होंने अच्छा स्कोर किया होता है, लेकिन ये नहीं होता कि आपको कॉल आएगा ही आएगा। अब हाउ टू क्रैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, इस पे आपको प्लान करना है। सबसे पहले रिटन टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये हो गया, अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स से मैंने देखा, वो कहते हैं जी 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपना एप्टीट्यूड कर लेना है। अरे घंटा, एक चीज़ बताओ यार मेरे भाई, मेरे को मैथ्स तो समझ में आता नहीं है, तो मैं 2 महीने में कैसे निकाल लूँगा? आपको सबसे पहले अपना सेल्फ असेसमेंट करो कि आपका जो रीजनिंग पार्ट है या एप्टीट्यूड पार्ट है उसमें आप कितने स्ट्रांग हैं, कितनी आपकी कैचिंग पावर है, कितने जल्दी आप उसको समझ सकते हैं। क्योंकि रिटन टेस्ट अगर आपने नहीं निकाल पाए तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, वहाँ तक इंटरव्यू तक पहुँच ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको मेनली फोकस रिटन टेस्ट पे भी रखना है, और रिटन टेस्ट पे आप तब फोकस कर सकते हो जब आप खुद का सेल्फ असेसमेंट करोगे, खुद के बारे में आपको पता होगा कि मेरे को मैथ्स कितना अच्छे से आता है। एप्टीट्यूड में क्या मैथ्स ही तो है, मेरे को आता है, मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। अब अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है, कि सबसे पहले मुझे कौन से टॉपिक करने हैं ताकि मेरा इंटरेस्ट भी बना रहे। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो रिटन टेस्ट आप नहीं निकाल पाओगे। रिटन टेस्ट के अंदर मेन एप्टीट्यूड होता है। आपको हो सकता है 12th में आपको मैथ्स समझ में नहीं आता हो, या मैथ्स आपको अच्छा ना लगता हो, जब 8th 8th में आप पढ़ते थे, 9th 10th 11th 12th की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं अच्छा लगता तो आपको कैसे इंटरेस्ट आपका क्रिएट करना है,
ये आपका मेंटर गाइड करेगा आपको। तो सबसे पहले आपको सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी कोई दूसरा कितने टाइम में कर रहा है वो मैटर नहीं करता। कुछ बच्चे आपको मिलेंगे, वो कहते हैं जी जब आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे टीसीएस एनक्यूटी के, उस टाइम पे 2 महीने में कर लेंगे या 1 महीने में कर लेंगे। अरे मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को मैथ्स अच्छा ही नहीं लगता, तो मैं 2 महीने में कैसे कर लूँगा? या मेरे को इंटरेस्ट भी है, मेरे को सब कम समझ में आता है, मेरी कैचिंग पावर कम है, तो कैसे कर लोगे? अभी से, आज ही से स्टार्ट करना है आपको। जब आज से आप स्टार्ट करेंगे अपना सेल्फ असेसमेंट करने के बाद, तभी निकल पाएगा। ठीक है, सिलेबस को आपको समझना है, कितना सिलेबस है, क्या क्या न्यूमेरिकल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग या वर्बल एबिलिटी कितने टाइम में आप कर सकते हो, कौन कौन से सेक्शन के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इस पे आपको फोकस करना है। लास्ट 5 ईयर्स वाले क्वेश्चंस उठाओ, उसमें से देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी से कितने क्वेश्चंस आए, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए उस टॉपिक को आप कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, उस पर आपको फोकस करना है, प्लानिंग करनी है। अगर प्लानिंग आपकी अच्छी है तो टीसीएस बहुत छोटी चीज़ है, टीसीएस एनक्यूटी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 60% बच्चे रिटन नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जब रिटन नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई कर पाएगा? तो इस पर आपको मेन फोकस करना है। लास्ट 5 ईयर्स वाले जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पेपर्स आपको उठाने, उसके सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस उठाने, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको लिखना है। नोट पैड पे नहीं बनाना, एक चीज़ समझ लो, लिख के बनाना यार, पहले लिख के बनाओ, नोट पैड पे बाद में बनाना। जब लिखोगे आधी चीज़ें अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते हैं। ठीक है, अपने बारे में देखो, उनका क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल देखो, किस टाइप के, जो आप RS अग्रवाल वगैरह ये पढ़ते हो ना, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते, कुछ अलग से क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस बहुत बड़ा मिलेगा, आंसर बहुत छोटे में होगा, वो तभी आपका मेंटर ही आपको गाइड कर सकता है। उसको आपको देखना है, चीज़ों को सीखना है, अपना उनका डिफिकल्टी लेवल देखो, फिर अपना लेवल चेक करो कि मेरा लेवल उन डिफिकल्टी लेवल तक पहुंच पाना है, या ऐसा तो नहीं है बाद में बोल दूं अंगूर खट्टे हैं, हाथ नहीं आए तो इस चीज़ को भी आपको देख, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन करना है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, टाइम, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है उनकी। जो क्वेश्चंस मैं 1 मिनट में अभी सॉल्व कर रहा हूँ, क्या वो 30 सेकंड में हो सकता है, क्या 25 सेकंड में हो सकता है? उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको फोकस करना है। फर्स्ट टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना है विदाउट टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब कोई टाइम नहीं देखना, सिर्फ प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आपने टाइम देखना है कि विदिन अ टाइम मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर 25 क्वेश्चन है, 20 मिनट्स मिल रहे हैं मुझे, क्या मैं उसको कर पा रहा हूँ? क्या 75 मिनट्स के अंदर मैं 65 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ? या मैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने उठाए, उसके प्रैक्टिस किए, क्या मैं उतने क्वेश्चंस विदिन अ टाइम कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहे तो कैसे होंगे? क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है। फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हैं बिना टाइम के करो, लेकिन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आप देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन अ टाइम आपको करना है। तो ये प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, और बहुत टफ नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। नहीं करने वाले के लिए बहुत टफ है, करने वालों के लिए बहुत आसान है। तो आपको इस पर मेन फोकस करना पड़ेगा। कोडिंग टेस्ट की आपको प्रिपरेशन बहुत टाइम पहले से करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में करना स्टार्ट कर दो यार अभी से। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप सेकंड ईयर में भी है ना, तो डेली 2 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो कम से कम भी एक टॉपिक डेली आज से करना पड़ेगा, कम से कम एक टॉपिक खत्म करना पड़ेगा। उस टॉपिक के 5 ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के करने पड़ेंगे अगर आप फाइनल ईयर में आ चुके हैं तो। अदरवाइज मेरे पास इतने बच्चे आते हैं बाद में रोते हुए जब टाइम निकल जाता है, सर व्हाट शुड आई डू, टाइम निकल गया भैया, अब कुछ नहीं बचा है। और फाइनल ईयर में अगर हो तो बेटा मौज मस्ती अब छोड़ दो। मैं समझता हूँ मौज मस्ती करना चाहिए, लेकिन अगर फाइनल ईयर में हो तो मौज मस्ती अभी अवॉइड कर दो। मेंटरशिप ले लो किसी का भी, मेरा भी मेंटरशिप आप ले सकते हो, या जिन लोगों ने ITF का, इंटरनेशनल टेक्निकल फेडरेशन का मेंबरशिप लिया हुआ है, वो सिर्फ हमारी टीम को, ITF की जो टीम है उसको वो सर्टिफिकेट शेयर करें या मुझे लिंक्डइन पे भेज दें, उनको हम मेंटरशिप फ्री दे रहा हूँ मैं, जिन्होंने, जो मेंबर हैं।
ठीक है, कोडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कोडिंग इतना आसान नहीं है अगर आपको प्राइम या डिजिटल निकालना है। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, वो डीएसए वो वाला नहीं यार जो शोर मचा रखा, जिसमें आपको जिसने डिप्रेशन में डाल रखा डीएसए 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 किसके लिए है? जो डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया वही डीएसए। वो अलग से इतना बड़ा उस पर ये नहीं है कि आप 2-2 3-3 4-4 महीने डीएसए ही करने में अपना टाइम खराब कर देते हो, 4-4 5-5 महीने निकाल देते हो, पूरे कोर्स परचेज करते हो। मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत है कुछ कंपनीज पूछती हैं उसको, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं, जहाँ का आपको प्रोसेस ही नहीं पता होता है पहुँचने का, जहाँ पे आपका सीवी शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगा। मेनली आपको सर्विस बेस्ड कंपनी पे फोकस करो, प्रोडक्ट पे करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ चांस ज़्यादा है उसको ज़्यादा आप देखिएगा। ठीक है, कोडिंग को आपको क्वेश्चंस के लेवल समझ लें, 5 ईयर्स के क्वेश्चंस उठाओ। लिंक में अभी आपको मिलेगा सिलेबस कहाँ से, वो एंड तक जब वीडियो देखोगे पूरा बताऊंगा इसके अंदर में। ठीक है, स्टडी प्लान आपको समझ लो, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको करना ही है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, आपको कभी भी ना एक चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं बनाना कि मेरे को 2 घंटे पढ़ाई करनी है। आपको आज ये बनाना है कि मेरे को आज ये टॉपिक ख़त्म करना है। आपने प्लान बना लिया कि मैं आपको बताता हूँ, जैन या दिसंबर के बाद ऑफ कैंपस स्टार्ट हो जाएगा टीसीएस एनक्यूटी का, कभी भी आ सकता है। कॉर्पोरेट मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड होगा एचआर के साथ और आ जाएगा। तो अभी टाइम नहीं है, आज ही से प्लान बना लो कि मेरे को 2 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें करनी है और एनी हाउ करनी है। अब 2 महीने में आपको कैसे एक दिन में कितने टॉपिक कवर करने हैं, ये आपको प्लान बनाना पड़ेगा। आपको ये नहीं बनाना कि मैं 2 घंटे पढ़ना है, आपको ये बनाना है कि मेरे को ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है, डजेंट मैटर कितना टाइम लग रहा है। टाइम कोई बाउंड, जब मूवी देखते हो क्या ये जाते हो कि 2 घंटे की मूवी है 3 घंटे की है, जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक देखते हो ना। तो वैसे ही आपको प्लान बनाना पड़ेगा, वो 10-12 वाला नहीं कि हाँ 3 घंटे ये पढ़ना 2 घंटे ये पढ़ना, नहीं। मेरे को आज ये टॉपिक पढ़ना है, 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, तब तक मैं सोऊंगा नहीं। कुछ अपने आप से भी यार वादे कर लो। और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जिस दिन आपने अपने आप से प्रॉमिस कर लिए ना, अपने आप से कभी प्रॉमिस करते हो? नहीं करते हो। जिस दिन खुद से प्रॉमिस कर लिया और उनको पूरा करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। खुद से प्रॉमिस करो, उनको पूरा करो, और प्रॉमिस करो ना कि मैं तब तक आज खाना नहीं खाऊंगा, तब तक आज मुझे सोना नहीं है, जब तक मेरे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। इन चीज़ों पे फोकस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेंटरशिप क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट की गाइडेंस लेंगे तो वो आपको जो चीज़ें 2 महीने में आप कर रहे होंगे, वो एक तो आपको सही रास्ते दिखाएगा, दूसरा आपको बताएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आंसर्स करने हैं, कैसे क्रैक करना है। उस पर सारी चीज़ों पर वो टिप्स, आपके फ्री रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे, कहाँ पर कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना, उस सारी चीज़ों पे बताएगा। जब आप डिप्रेशन में हैं या आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो वो आपको मोटिवेट भी करेगा। तो मेंटरशिप, अगर आप 4-5-10 लाख रुपए बीटेक या अपने कोर्स में खर्च कर रहे हैं, तो मेंटरशिप में आपको 1,500, 2,000, 4,000 खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेंटरशिप, अगर आपके पास एक अच्छा मेंटर है ना इंडस्ट्री से, तो आपका 99.99% सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको बोलना नहीं आता, आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं है, आपको कोडिंग नहीं आती है, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। आप मेरा भी मेंटरशिप ले सकते हैं, मैंने लिखा भी है, याद रखें। अगर आपका सारथी अच्छा है तो आप 99% रेस दौड़ने से पहले ही जीत जाते हो। अगर आपका सारथी अच्छा है, आपका मेंटर अच्छा है, तो 99% रेस तो दौड़ने से पहले ही जीत गए। टीसीएस के एनक्यूटी में बैठने से पहले ही 99% रेस जीत जाओगे। अगर आपका मेंटर बहुत अच्छा है तो आप मेरा भी मेंटरशिप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। या फिर आप आईटीएफ का, अगर आपके पास मेंबरशिप कार्ड है, वो आप शेयर करोगे तो उसके लिए हम बाध्य हैं। आईटीएफ के साथ मेरा एग्रीमेंट है कि हाँ, आईटीएफ का अगर कोई सर्टिफिकेशन देता है तो उसको मेंटरशिप हम फ्री में देंगे। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं इंटरव्यू टिप्स की एंड ट्रिक्स की। इंटरव्यू से पहले आपका जो सीवी है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। याद रखो, आपका सीवी बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका सीवी इम्पैक्टफुल होना चाहिए, आपके सीवी के अंदर एक वाव फैक्टर होना चाहिए। अगर सीवी के अंदर वाव फैक्टर है, वाव का फैक्टर का मतलब है कि आपका इंटरव्यूअर देखे और वो बोले यार क्या बात है। क्या बात का मतलब है, कुछ इस टाइप की चीज़ें आपको डालनी है अपने सीवी के अंदर।
ठीक है, आपका CV देखे और वो तुरंत देख के वाह बोल दे। ठीक है, आपका जो इंट्रोडक्शन है, देखो ये बहुत बड़ी काम है। 99.99% सिलेक्शन और रिजेक्शन आपका इंट्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत इंप्रेसिव है ना, बहुत इंप्रेसिव है, और इंट्रोडक्शन में आपने वो चीज़ें डाली हैं कि इंटरव्यूअर आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इंट्रोडक्शन बहुत डिपेंड करता है। इंट्रोडक्शन पे मैं एक अलग से भी पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का, जिन्होंने को मैंने मेंटरशिप दी 109 बच्चों को लास्ट टाइम, उनका जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो इंट्रोडक्शन की वजह से हुआ है। ये मान लो, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन पे ही मैंने ज़्यादा काम करवाया है और उनका सिलेक्शन हो गया। अगर इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है ना आपका, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, वाव फैक्टर पे मैं बात कर चुका हूँ। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, आपको इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, इंटरव्यूअर क्या क्या चाह रहा है आपसे, वो कैसे जानना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, वो उसको क्या चाहिए, उसको किस टाइप के आंसर्स चाहिए, उसको कैसे पहचानना, उसके इमोशंस के साथ कैसे आपको गेम खेलना, ताकि आप उसका गेम बजा सको। क्योंकि जब तक इंटरव्यूअर का गेम नहीं बजाओगे ना, कुछ वर्ड मैं ऐसे यूज कर लेता हूँ यार, लेकिन इंटरव्यूअर के साथ तो खेलना पड़ेगा, और वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कम से कम भी 2 आपके पास प्रोजेक्ट होने चाहिए एकेडमिक ईयर में। अगर आप बीटेक या बीई कर रहे हैं ना, या बीएससी कर रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट आपने बनाए होने चाहिए, 2 प्रोजेक्ट। और दोनों प्रोजेक्ट को, या इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और वो दोनों के दोनों प्रोजेक्ट को आपको अपने सर्वर पे डिप्लॉय करना है, आपके वो सर्वर पे डिप्लॉय होने चाहिए, ताकि आप तुरंत उसको क्यूआर कोड से या फिर उसको ऑनलाइन तुरंत दिखा सकें कि सर देखो ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैंने बनाया है, लाइव है, और ये मैंने इस पे काम किया था, बैकएंड पे मैंने इसमें काम ये किया, MySQL यूज़ किया है, मोंगो यूज़ किया है, वॉट एवर, या मैंने इसमें जावा यूज़ किया, पाइथन यूज़ किया, C++ यूज़ किया, और मैं टीम के अंदर, हमारी टीम के अंदर 4 मेंबर थे, उसमें से मैंने लीड किया है या लीड नहीं किया, या मैंने इस पार्ट पे काम किया है। तो वो सारी चीज़ें आपके होने चाहिए, लाइव प्रोजेक्ट डिप्लॉय होना चाहिए। प्रोजेक्ट आपको बनाना है, इंडिपेंडेंटली भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो या टीम के अंदर बना सकते हो। ठीक है, मेंटरशिप मैंने बताया, इंडस्ट्री लीडरशिप मेंटरशिप होना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा मेंटर है, 99% चांसेज हैं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। मैं तो मान के चलता हूँ, मेरे तो सारे बच्चों का प्लेसमेंट होता है, चाहे किसी को इंग्लिश आता हो, नहीं आता हो, स्किल्स हो या ना हो। मेरे, अगर उसने 3 महीने भी मेंटरशिप ले लिया ना, काम पक्का है उसका। ठीक है, ITF का मेंटरशिप का मैं ऑलरेडी आपको इम्पोर्टेंस बता चुका हूँ कि अगर आपके पास ITF का आप मेंबरशिप हैं, तो 1000 से ज़्यादा इंडस्ट्री लीडर से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, साथ में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो अगर आप वो मेरी टीम को शो करते हैं सर्टिफिकेशन, तो मेरा मेंटरशिप आपको फ्री में मिलता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं लूँगा, कॉपी पेन लेके सारी चीज़ें लिखो, अपना प्लान बनाओ। अपना प्लान बनाने के बाद अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो ITF इंटरनेशनल टेक्निकल फेडरेशन.com पे जाइए, वहाँ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, या मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं आप 9990333887 पर, या 9990222447 पर। ITF वालों को भी बोल सकते हैं 9990222447 पर कि आई वॉन्ट टू टेक मेंटरशिप ऑफ पवन भड़ाना सर, तो वो आपको लिंक देंगे, या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, फ्री रिसोर्स कहाँ से मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक डाला हुआ है। आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। क्या आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे मैंने फ्री जो भी रिसोर्सेज हैं स्टडी मटेरियल के, सारे लिंक डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो है। ठीक है, बाकी मेरे से मिलते ही रहना, मेरे वेबिनार आपको हर वीक होते ही रहते हैं। अगर कोई आपको डाउट है, 1-to-1 भी डाउट्स हैं, तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।